हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक चैप्टर जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो कुछ ऐसे छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जो हम छोड़ देते हैं। अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन आप क्लिक कर पाएंगे और बहुत ईजी हैं और बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो चलिए उन्हीं में से एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइबिलिटी टू पे इन सर्टन केसेस, ये हम पढ़ने वाले हैं और इसके स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें पढ़ के जाने चाहिए, जिनमें से डायरेक्ट एग्जाम में लगने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इन होल और पार्ट, यानी कि कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को, मान लो एक एक्स लिमिटेड है, वो वाई लिमिटेड को अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है। और बिजनेस ट्रांसफर कैसे कर रही है? बाई सेल, गिफ्ट, लीज, लिव और एंड लाइसेंस हायर, ये और इन एनी अदर मैनर, किसी भी मैनर में। यानी कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है तो एक्स लिमिटेड ट्रांसफर होगा और वाई लिमिटेड ट्रांसफर ही होगा। ठीक है ना? ओके, तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि मान लो जो एक्स लिमिटेड है उसकी कुछ टैक्स लायबिलिटी बनती थी, है ना, और बिजनेस ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये कहता है कि बिफोर, यहाँ पे दो केस बनेंगे, बिफोर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को ट्रांसफर करने से पहले एक्स लिमिटेड की कोई लायबिलिटी बनती थी, उस लायबिलिटी के लिए, टैक्स लायबिलिटी के लिए बोथ ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, यानी एक्स लिमिटेड भी और वाई लिमिटेड भी। लेकिन अगर बिजनेस ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, बिजनेस ट्रांसफर करने के बाद अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उसके लिए सिर्फ ट्रांसफर ही लायबल होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। यानी जिसको बिजनेस ट्रांसफर किया गया यानी वाई लिमिटेड ही लायबल होगा। आई होप क्लियर है। इसके ऊपर दे रखा है क्वेश्चन, एक स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर हम पढ़ते हैं डायरेक्टली अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टडी मेट आपके पास होगा, अगर स्टडी मेट नहीं है तो भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारी नोट्स में आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके लिए आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है, जिसका लिंक आपको दे रखा है मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं और आप निकाल लेंगे स्टडी मेट का पेज नंबर। यहाँ पे आप पेज नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका पेज नंबर 20.13 पेज नंबर आप निकाल लेंगे। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर के, 10 के 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दे रखा है जो हमने अभी पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इन होल और पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है अवतार इंडस्ट्रीज, ठीक है, ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द जीएसटी हैज सोल्ड होल ऑफ इट्स, यानी सेल कर दिया है, बाई वे ऑफ सेल यहाँ पे बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा है, होल ऑफ इट्स बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस, किसको? रोलेक्स मैन्युफैक्चरर को। डिटरमाइन द पर्सन लाइबल टू पे द जीएसटी इंटरेस्ट और एनी पेनल्टी अंडर द लॉ। ठीक है ना? ये कहता है बिफोर का केस है। बिफोर के केस में क्या होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को अगर अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है और उसकी कुछ टैक्स लायबिलिटी बनती है और वो टैक्स लायबिलिटी बिफोर ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस की है, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसफर करने से पहले पुरानी कंपनी की है, तो उसके लिए वो बहुत ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है और इसका यही आंसर यहाँ पे बनेगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी, पहला इसका कॉन्सेप्ट लिख देंगे जो हमने पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इन होल और पार्ट बाय सेल ऑफ, ये जिसके लिए ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होंगे बोथ। ठीक है ना? तो यहाँ पर फिर इसका आंसर दे दिया है कि इन द गिवन केस दोनों कंपनी यानी अवतार इंडस्ट्रीज भी और रोलेक्स मैन्युफैक्चरर ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होंगे। बस इतना ही बताना है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये था पॉइंट नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका, और जिसके साथ हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अपना कर लिया है। तो ये क्लियर हो गया, डन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर जितने भी नोट्स में क्वेश्चन दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे बेकार की जो चीजें थी वो मैंने हटा दी है। प्रिंसिपल एंड एजेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, सेक्शन 86 एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 86 प्रिंसिपल एंड एजेंट ट्रांजेक्शन के बारे में यहाँ पे दे रखा है। सेक्शन 86 के अंदर क्या कहता है ये सेक्शन? ये कहता है वेयर एन एजेंट, यानी कोई भी एजेंट है, ठीक है, जो कि एजेंट है, सप्लाईज करता है या रिसीव करता है एनी टैक्सेबल गुड्स, या ठीक है ना, गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, यानी कि एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर या तो सप्लाई कर रहा है या रिसीव कर रहा है गुड्स। ठीक है ना? सच एजेंट एंड हिज प्रिंसिपल, दोनों के दोनों, एजेंट भी और प्रिंसिपल भी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएंगे। ठीक है ना? ओके, क्लियर है। तो चलिए इसके लिए हम करते हैं स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2, ताकि और ज्यादा अच्छे से हमें इसकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। साथ साथ में हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर दे रखा है, इसका एक ही क्वेश्चन दे रखा है 10 में से, ये रहा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कौन सा है? प्रिंसिपल एंड एजेंट ट्रांजेक्शन। प्रिंसिपल एंड एजेंट ट्रांजेक्शन का मतलब है कि एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, ठीक है ना, कोई भी टैक्सेबल गुड्स क्या कर रहा है, या तो सप्लाई कर रहा है या रिसीव कर रहा है, तो एजेंट एंड प्रिंसिपल बोथ ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। ये कॉन्सेप्ट है। एबीसी मैन्युफैक्चर लिमिटेड एंगेज राघव एंड सन्स, जो कि एजेंट है। राघव एंड सन्स क्या है? एजेंट है, यानी कि ये प्रिंसिपल है। एजेंट क्या कर रहा है? टू सेल द गुड्स ऑन इट्स बिहाफ। तो ये बता रहा है किसकी लायबिलिटी होगी, एज पर 86। तो पहले प्रोविजन लिख देना, फिर इन द गिवन केस आंसर लिख देना है, बोथ आर लायबल, ठीक है। तो पहले तो एज पर प्रोविजन 86 जो मैंने आपको बताया था पूरा लिख देना है। उसके बाद इन द गिवन केस क्या है, बोथ, ये इनका नाम लिख के और लिख देना है कि ज्वाइंटली एंड सेवरली दे विल बी लायबल, राइट। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं हम लोग और पढ़ेंगे आगे, स्टेप वाइज चल रहे हैं और साथ साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो ये हो गया है 1 और इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, ये 2 हो गया है, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर भी हो गया है, ठीक है ना, स्टडी मेट का। अब हम करते हैं एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सेक्शन 86। ये बात करता है अमलगमेशन एंड मर्जर ऑफ कंपनी। तो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हम करेंगे स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि दो कंपनियां हैं, एक का नाम है जे लिमिटेड और एक का नाम है बी लिमिटेड। अब दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगी जेबी लिमिटेड, यानी इनका मर्जर हो गया है और जेबी लिमिटेड बन गई है, ठीक है ना। मर्जर के लिए ऑर्डर पास किया गया है 1 सितंबर 2023, ठीक है ना, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है और यहाँ पर ये जो इफेक्टिव डेट है वो है 1 अप्रैल 2023 से। तो इसके बीच में जो भी सप्लाई हुई है बिटवीन दिस पीरियड, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में यहां से लेके यहां तक जो भी सप्लाई हुई है, ठीक है ना, गुड सप्लाई किया गया है या रिसीव किया गया है, ठीक है ना, उसके लिए ये दोनों ही डिस्टिंक्ट कंपनी मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी? दोनों ही डिस्टिंक्ट कंपनी मानी जाएगी। और जो ये सप्लाई और रिसीव किया गया है गुड्स, ये टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। दोनों कंपनीज के अलग अलग मानी जाएंगी कंपनीज, और दोनों कंपनीज का टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। एंड दे शैल बी लायबल टू पे टैक्स अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन से मानेंगे कि मर्जर हुई है, यानी जिस डेट को ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से हम मानेंगे कि मर्जर हुई है, उससे पहले ये मर्जर नहीं हुई है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो ये टाइम पीरियड है, ठीक है ना, इस टाइम पीरियड के बीच में डिस्टिंक्ट कंपनी होंगी बोथ, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली जो भी सप्लाईज हुई होंगी उसको टर्नओवर में इंक्लूड कर देंगे अलग अलग कंपनीज का, और दे विल बी लायबल। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम लोग आ जाते हैं स्टडी मेट के क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा। क्या कहता है? डिस्कस द लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड मर्जर, और साथ में सेक्शन भी दे रखा है 87, यानी कुल मिला के सेक्शन 87 पूरा का पूरा जो मैंने आपको समझाया है वो लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर सेक्शन 87 वही पूरा का पूरा लिखने का तरीका है कि व्हेन टू और मोर कंपनीज अमलगमेट या हो जाती है, ऑर्डर टू टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ, तो मर्जर कब माना जाएगा? डेट ऑफ इफेक्ट, और ठीक है इफेक्टिव डेट कब होगी? ठीक है, जिस दिन हम रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हुआ है। और डेट ऑफ ऑर्डर से क्या माना जाएगा? डेट ऑफ ऑर्डर से मर्जर माना जाएगा, ठीक है ना, वो मतलब डेट ऑफ ऑर्डर से माना जाएगा कि मर्ज हो गया, ठीक है। और इफेक्टिव डेट कब होगी? पीछे से, ठीक है। तो ये जो भी इसके बीच में सप्लाई होगी या रिसीव्ड होगा गुड्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसको टर्नओवर में इंक्लूड कर लेंगे दोनों कंपनीज के, रेस्पेक्टिव कंपनीज के, और दोनों ही कंपनीज उस टाइम पीरियड के लिए क्या होंगी? डिस्टिंक्ट कंपनी होंगी। आई होप क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं आगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 लिखना था जो ऊपर मैंने समझाया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये हो गया है अपना पॉइंट 87 सेक्शन हो गया है। अब आ जाते हैं 88 और 89 विच आर वेरी 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंपनी के ऊपर लिक्विडेशन के केस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 88 और 89 की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 8 दे रखा है। सेक्शन 8 के अंदर ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, और उसके बाद सेक्शन 89, सॉरी सेक्शन 88 बोला मैंने, यहाँ पे कभी 8 तो नहीं बोल दिया, ठीक है ना। सेक्शन 88 में वो दोनों पॉइंट है, और सेक्शन 89 के अंदर ये 3 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। तो पहले पढ़ेंगे सेक्शन 88। सेक्शन 88 किसकी बात कर रहा है? लिक्विडेटर। ये कह रहा है कि लिक्विडेटर इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेटर क्या करेगा? सेल इंटीमेट हिज अपॉइंटमेंट। जैसे ही लिक्विडेटर को कंपनी अपॉइंट कर लेगी, वो इंटीमेशन देगा किसको? कमिश्नर को। जैसे ही उसकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट होते ही उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो कमिश्नर को बताएगा अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में। ये है 88। अब उसके बाद कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर उसको बताएगा, वो ठीक है ना, जैसे ही उसको इंटीमेशन मिली है ना, ठीक है ना, उस डेट से, फ्रॉम द इंटीमेशन, जिस दिन इंटीमेशन मिली है उसके 3 महीने के अंदर अंदर कमिश्नर लिक्विडेटर को बताएगा कि कितना टैक्स बनता है, ठीक है ना, कितना अमाउंट ऑफ टैक्स बनता है, इंटरेस्ट या पेनल्टी बनती है, ठीक है ना, वो सब बातें उसको बताएगा। आई होप क्लियर है। ये है 88। अब 88 के बाद आ जाते हैं सेक्शन 89। क्या कहता है? सेक्शन 89 बात करता है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना, और वो अपने ड्यू क्लियर नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, तो जिस पीरियड के अंदर, उस पीरियड के अंदर, ठीक है ना, जिसमें वो ड्यू क्लियर नहीं कर पा रही है जिस पीरियड के लिए, उसके लिए डायरेक्टर देखेंगे कौन डायरेक्टर थे, दे विल बी लायबल, ठीक है ना।
ओके। तो ये क्या हो जाएंगे, वो डायरेक्टर्स लायबल हो जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर, दो केस में एक्सेप्शन है, अगर वो डायरेक्टर प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना, क्या कि उनकी ग्रोस नेग्लिजेंस नहीं थी, मॉलफिसिकेंस नहीं थी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं थी, ठीक है ना, या फिर वो प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक कंपनी में, तो भी डायरेक्टर लायबल नहीं होंगे। दो केस में वो लायबल नहीं होंगे, या तो प्रूव कर देते हैं या कंपनी कन्वर्ट हो जाती है। बोलो क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन, और इसके ऊपर देख लेते हैं स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ठीक है ना, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू लायबिलिटी इन जीएसटी इन केस ऑफ कंपनी लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन की बात कर रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे सेक्शन 88 लिख रखा है भले ही, लेकिन आपको 88 और 89 पूरा नोट से जो मैंने अभी आपको पढ़ाया बस वही लिखना है, पूरा का पूरा एज इट इज, ठीक है ना। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया है, ये पूरा का पूरा आपको छाप देना है, आंसर बन गया है। अब हम बात करते हैं एक और सेक्शन की, विच इज वेरी 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। हम बात करेंगे सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन 90 की, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी लायबिलिटी की बात करेंगे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो एलएलपी भी है, ठीक है ना, वहां पर पार्टनर्स एंड फर्म ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थ्योरेटिकल पॉइंट लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है आंसर में। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 10 हम बनाएंगे, लेकिन ये पॉइंट पहले क्लियर कर लेते हैं पार्टनरशिप के ऊपर। ये कहता है, मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें एक पार्टनर है, वो रिटायरमेंट ले रहा है, है ना, रिटायरिंग पार्टनर यानी रिटायरमेंट ले रहा है। तो रिटायरमेंट ले रहा है अगर वो, तो वो क्या करेगा, उसकी जैसे ही उसकी डेट रिटायरमेंट की होगी, उसके विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर वो कमिश्नर को क्या करेगा, इंटीमेशन देगा कि भाई मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वो विद इन द टाइम, यानी कि एक महीने के अंदर अगर इंटीमेशन दे देता है, तो जब तक अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायरमेंट हुआ है उस डेट तक अगर कोई भी लायबिलिटी है तो उसके लिए वो लायबल होगा, ठीक है ना। अगर वो इंटीमेशन नहीं देता है, ठीक है, तो जिस डेट को इंटीमेशन देगा, अप टू द डेट ऑफ इंटीमेशन, वहां तक उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। आइए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सीखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ये डिस्कस द लायबिलिटी इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 90 जो ऊपर दे रखा है, सेक्शन 90 वो पूरा का पूरा छाप देना है आपको, ठीक है ना, और ये आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे हो गया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नीचे, इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, ठीक है ना, इसी के अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ये कहता है, मान लेते हैं कि डेथ हो जाती है किसी भी व्यक्ति की, ठीक है ना, और वो लायबल टू पे है, क्या, या तो उसको टैक्स देना है, या इंटरेस्ट देना है, या पेनल्टी देने के लिए लायबल है। अब बंदे की तो डेथ हो गई है, ठीक है, एज पर सेक्शन 93(1) पढ़ा रहा हूं मैं, ये पॉइंट याद रखना। सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सर्कुलर और प्रोविजन लिखने की जरूरत है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ एक चैप्टर है जिसका एक आधा रूल याद होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे वैल्यूएशन चैप्टर, उसके कुछ रूल्स है, ठीक है ना, रूल 27, 28, 29, 30, 31 वगैरह, 31A वगैरह, वो सब याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें रूल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी आप किसी भी चैप्टर के अंदर सेक्शंस वगैरह भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी सिर्फ सेक्शन मेंशन करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, बस इसलिए पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक व्यक्ति, उसकी डेथ होगी, और या तो वो टैक्स के लिए लायबल है, या इंटरेस्ट, या वो पेनल्टी उसके लिए लायबल है। अब या तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, या बिजनेस बंद हो जाएगा, यानी कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अगर बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं, तो या तो बिजनेस कंटिन्यू कौन कर रहा होगा, उसके पीछे जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कर रहा होगा, या कोई और व्यक्ति बिजनेस कैरी आउट कर रहा होगा, कैरी कर रहा होगा, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई और व्यक्ति जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, वो लायबल होगा, ठीक है ना, उसे पे करना पड़ेगा वो टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी। लेकिन अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो बिजनेस डिसकंटिन्यू होने पर ये देखा जाएगा कि उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो जिसकी डेथ हुई है पर्सन की, उससे उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कितनी मिली है, क्या है, उतने तक उसकी लायबिलिटी बन जाएगी और वो लायबल होगा। तो यहाँ पर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 भी यहाँ पर इसी के ऊपर है। आइए बात करते हैं 3, 4 और 7 क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, उसके बाद 4 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। ए पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर द लॉ डाइज, मर जाता है, इन डेथ पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन केस ऑफ डेथ इफ द बिजनेस कैरिड और कंटिन्यू, ठीक है ना, बाय हिज आफ्टर हिज डेथ बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो कहता है कि क्या करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने बात की थी, अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, पर्सन की डेथ हो जाती है और वो लायबल टू पे है, ठीक है ना, यानी कि चाहे उसकी टैक्स की लायबिलिटी है, इंटरेस्ट या पेनल्टी की लायबिलिटी है, अगर बिजनेस कंटिन्यू होता है, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एनी अदर पर्सन जो बिजनेस को कैरी कर रहा है, लायबल होगा वो बिजनेस, वो टैक्स लायबिलिटी या इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करने के। तो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैरी कर रहा है तो वो लायबल हो जाएगा। यही इसका आंसर लिखना है और यही इसका आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के ऊपर है। इसमें बस ये बता रखा है कि अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू जाए, ऊपर वाले में कंटिन्यू है, इसके ऊपर क्या है, इसमें कंटिन्यू का था, इसमें डिसकंटिन्यू।
अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है आफ्टर हिज डेथ तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा, पर जितनी भी प्रॉपर्टी मिलेगी उतनी प्रॉपर्टी तक वो लाइबल होगा। आई होप क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के ऊपर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहता है, डिस्कस द लायबिलिटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन। सेक्शन 93(1) पूरा का पूरा छाप देना है इसके अंदर, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों को मिला के, यानी 3 और 4 क्वेश्चन का आंसर। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन हमने बना लिए हैं। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर हो गया है, ये हो गया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है ना, 6 हो गया है, 7 हो गया है, 9 हो गया और 10 हो गया है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा लायबिलिटी इन केस ऑफ ए फर्म, यानी कि पूरा पूरा सेक्शन 90 जो कि मैंने अभी पढ़ाया है वो पूरा का पूरा इसमें छापना है। सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ना है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। जस्ट इसको रीड कर लेना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि बस इतनी सी बात है और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू लाइक द चैप्टर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और प्लेलिस्ट में जाके इस कंप्लीट सारे चैप्टर देख लें। कस्टम का मैराथन डाल रखा है, एक ही वीडियो के अंदर 5 चैप्टर है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ फेस ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए सेट बी का, ठीक है ना, मैराथन डाल रखा है पूरा 80 नंबर तक का पेपर, ठीक है ना। तो 80 नंबर तक का पेपर वहाँ पे है, वो आप कर लें, या आप 2 मैराथन देख सकते हैं या फिर 1 मैराथन, मर्जी आपकी है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर कंटिन्यू देखते रहे, मैं कंटिन्यूटी रखने वाला हूं और पूरा आईडीटी डाल के उसके बाद कॉन्सेप्ट जो जो इंपॉर्टेंट है उसकी सीरीज चला दूंगा। आई होप क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ, बाय।